इंडियन पॉलिटी और संविधान की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम इंजीनियर डी के राठी है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा की जो चर्चा होगी वह हमारी निम्न बिंदुओं पर आधारित होगी। एक तो हम पढ़ेंगे उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, किस तरीके से संविधान सभा के गठन के लिए हमारे प्रयास हुए ब्रिटिश भारत में। इसके बाद हम देखेंगे इसके अंतर्गत जो निर्वाचन है वह किस प्रकार से हुआ। इसके साथ ही फिर हम देखेंगे इसकी संरचना या फिर इसके सदस्यों की संख्या के बारे में। और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को चूंकि बंटवारा हो गया, तो बंटवारे के बाद जो सदस्यों की संख्या है उसमें क्या परिवर्तन आया। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि इसके अंदर जो प्रतिनिधित्व था, जैसे आज हम प्रतिनिधित्व में देखते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का आरक्षण, तो उसके बारे में। साथ ही साथ हम इसके बाद देखेंगे इसमें जो प्रमुख सदस्य हैं वह कौन कौन से इसके प्रमुख सदस्य थे। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो है उसी दौरान हम करते हुए भी चलेंगे। फिर है इसमें महिला सदस्यों की का उल्लेख। तो जो कुल महिला सदस्यों की संख्या है वह तो हमें याद रखनी ही है। उसके अलावा इनमें जो प्रमुख नाम होंगे और उनके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य है उनको भी याद करेंगे। और आखिर में करेंगे संविधान सभा की आलोचना के बारे में क्या क्या कहा गया। तो सबसे पहले तो समझिए कि संविधान सभा की जब हम बात कर रहे हैं तो संविधान सभा की जो बात है वह किस लिए की जा रही है, क्योंकि मैंने जो पहला लेक्चर था हमारा इसके बारे में उसमें मैंने जिक्र किया था कि किसी भी संविधान का जो निर्माण है उसको हम 3 आधार पर उसे कैटेगराइज और वर्गीकृत करते हैं। और पहला आधार पड़ा था उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा आधार पड़ा था प्रथाओं और कानून के आधार पर, और तीसरा पड़ा था संशोधन के आधार पर। वो वीडियो अवश्य देखिए। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं कि जब हमने उत्पत्ति के आधार पर देखा था, उत्पत्ति के आधार पर संविधान को, तो हमने कहा था कि 2 प्रकार के संविधान हमें इसके अंदर मिलते हैं। एक तो है कहलाता है विकसित संविधान, विकसित संविधान, और एक कहलाता है निर्मित संविधान। और निर्मित संविधान के बारे में मैंने आपको यह बताया था कि निर्मित संविधान वह होता है जो किसी संविधान सभा जैसी संस्था के द्वारा जिसका निर्माण किया जाता है, संविधान सभा द्वारा निर्मित होता है, उसको हम कहते हैं निर्मित होता है, उसी को हम निर्मित संविधान कहते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमारी संविधान सभा का जो ब्रॉडर परिप्रेक्ष्य है वो समझना जरूरी है। अब करते हैं इसके अंदर जो मैंने आपको सारे बिंदु बताए हैं उनको एक एक करके हम करना शुरू करते हैं। तो संविधान सभा की जो पृष्ठभूमि है, सबसे पहले तो पृष्ठभूमि देखते हैं। तो पृष्ठभूमि यह है कि हमारे यहाँ पर जो संविधान है उसकी सबसे पहली परिकल्पना जो है, संविधान निर्माण की यानी कि भारतीयों के द्वारा की पहली परिकल्पना वह कहलाता है स्वराज बिल, जिसको बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में तैयार किया था। पहली परिकल्पना 1895 का स्वराज बिल, जिसे बाल गंगाधर तिलक ने तैयार किया था, जिसे बाल गंगाधर तिलक ने तैयार किया था। जिक्र आगे हम संविधान को करेंगे कि संविधान के निर्माण में और कौन कौन से उसमें पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक जो है संविधान सभा है, तिलक ने जिसे बाल गंगाधर तिलक ने तैयार किया था। ये हो गया हमारा। उसके बाद भारतीय राष्ट्रमंडल बिल आया 1925 का, दूसरा ये आधार था।
भारतीय राष्ट्रमंडल बिल। भारतीय राष्ट्रमंडल जो बिल है ये 1925 में, इसे श्रीमती एनी बेसेंट ने तैयार किया था। एनी बेसेंट ने तैयार किया था। यह हो गया हमारे थोड़ी सी, इसमें 7 मौलिक अधिकारों आदि का जिक्र था। तो ये तो होगी थोड़ी सी पृष्ठभूमि। इसके बाद अगला जो प्रयास था वह था 1928 में नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट तो यहां पर सुगबुगाहट है भारतीयों के द्वारा अपना संविधान तैयार करने की। इसके बाद जो अगला घटनाक्रम है वो है 1934 में। 1934 में भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के जो अग्रदूत हैं उनका नाम है एमएन रॉय, मनेंद्र नाथ रॉय। उन्होंने सबसे 1934 में एमएन रॉय, मनेंद्र नाथ रॉय जो थे, इन्होंने संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया ताकि संविधान को तैयार किया जा सके। संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया। हालांकि इनका ये मानना था कि संविधान सभा को जो है इसमें प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने जाए और भारत की जन आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व किया इन्होंने। उसके बाद 1935 में कांग्रेस ने इस विचार को आगे बढ़ाया और कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग को रखा। आधिकारिक तौर पर संविधान सभा के विचार को स्वीकार किया, यानी कि एक पार्टी के स्तर पर उन्होंने इसे स्वीकार किया। इसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने यह विचार रखा कि संविधान सभा जो है वह वयस्क मताधिकार पर के आधार पर निर्मित होनी चाहिए, ना कि भारी हस्तक्षेप पर। आधार पर निर्मित हो न कि बाहरी हस्तक्षेप से। यानी कि इनका भी यह मानना था कि ये भारतीयों के द्वारा ही तैयार की जानी चाहिए। ये होगी जो भारतीयों ने इस पर अपने विचार प्रस्तुत करे। अब बात आती है अंग्रेजों की, क्योंकि अंततः तो प्रशासन जो है वो अंग्रेजों के हाथ में था। तो अंग्रेजों ने इस मांग के बारे में क्या विचार रखा और कहां से शुरुआत हुई। तो 1940 में अंग्रेजों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों के सहयोग को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव भेजा जिसे कहते हैं अगस्त प्रस्ताव 1940। इसकी पृष्ठभूमि यह है इस अगस्त प्रस्ताव की कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और प्रथम विश्व युद्ध में जो 1914 में शुरू हुआ था उस दौरान भारतीयों ने अंग्रेजों का सहयोग किया था और उनके युद्ध प्रयास में भारतीयों का योगदान रहा था। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ 1939 में, उस दौरान भारतीयों ने अंग्रेजों के साथ इस आधार पर सहयोग करने से मना करा कि इस विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने बगैर राष्ट्रीय नेताओं से सलाह मशवरा किए हुए भारत को युद्ध का भागीदार घोषित कर दिया। इसी का विरोध जताने के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस ने आह्वान किया कि हम अंग्रेजों को
इस विश्व युद्ध में कोई मदद नहीं करेंगे। तो भारतीयों को मनाने के लिए प्रस्ताव आया, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। इसमें पहली बार अंग्रेजों ने, यानी कि ब्रिटिश शासन ने, अंग्रेजों ने संविधान सभा के विचार को स्वीकार किया और उन्होंने यह कहा कि भाई हम इस संविधान सभा का गठन करेंगे और ये भारतीयों के द्वारा ही निर्मित होगी। परंतु अगस्त प्रस्ताव के जो विचार थे, जो अब जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, तो अंततः ये रहा कि अगस्त प्रस्ताव को जो है वो भारतीयों ने ठुकरा दिया और ये प्रयास भी सफल नहीं हुआ। इसके बाद 1942 में अंग्रेजों ने फिर एक प्रस्ताव भारतीयों को मनाने के लिए भेजा, जिसको कहते हैं क्रिप्स प्रस्ताव। जो स्टैफोर्ड क्रिप्स था, जो इसका अध्यक्ष था, उसी के नाम पर इसका प्रस्ताव का नाम क्रिप्स प्रस्ताव रखा गया। तो इस प्रस्ताव ने कुछ चीजें भारतीयों के संविधान सभा में भारतीयों की मांगों को देखते हुए पूरी करी, लेकिन इसके अंतर्गत कुछ चीजें ऐसी थी जो कि कांग्रेस को स्वीकार नहीं थी और कुछ ऐसी थी जो कि मुस्लिम लीग को स्वीकार नहीं थी। तो इसके अंदर उन्होंने कहा कि संविधान सभा जो होगी, संविधान सभा, यह युद्ध के बाद, संविधान सभा का गठन युद्ध के बाद होगा। गठन युद्ध यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जो था, युद्ध के पश्चात। तो इसलिए समय सीमा जो थी वह भी लंबी होगी। और ये युद्ध कब चला? 1939 से और 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। और ये प्रस्ताव किस लिए भेजा था अंग्रेजों ने, जबकि 1940 का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया था? इसलिए भेजा था क्योंकि दिसंबर 1941 को अमेरिका के सबसे बड़े नौसैनिक बेड़े पर जापान की वायुसेना ने हमले करके उनके बड़ी संख्या में सैनिकों को मार दिया, और इस वजह से अमेरिका जो है द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के पक्ष में शामिल हो गया। तो फिर भारतीयों को मनाने के लिए यह प्रस्ताव भेजा गया। एक तो ये पॉइंट था कि इसमें अभी फिलहाल कुछ नहीं होना था, जो होना था युद्ध के बाद था। और दूसरा क्या था कि जो मुस्लिम लीग थी उसने ये कहा कि भारत को जो है दो क्षेत्रों में बांटा जाए और दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन किया जाए। इन दो आधारों पर मुस्लिम लीग ने और अंग्रेजों ने चूंकि इस प्रस्ताव को नहीं माना कि दो अलग अलग विधानसभाएं होंगी, तो उन्होंने ठुकरा दिया। और कांग्रेस ने भी विधानसभा का गठन युद्ध के बाद होगा, इस विचार को स्वीकार नहीं किया। तो अंततः ये प्रस्ताव भी फेल हो गया। उसके बाद जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो दूसरा विश्व युद्ध के समाप्त होने पर इंग्लैंड के अंदर जो चुनाव हुए, उन चुनाव के अंदर एक नए राजनीतिक दल ने सत्ता संभाली 1945 में, और उस पार्टी को में लेबर पार्टी का जो दृष्टिकोण है वह ऐतिहासिक रूप से इतिहासकार मानते हैं कि उपनिवेशों के प्रति इनका रवैया नरम रहता है। हालांकि कितनी सच्चाई है ये तो विवेचना का विषय है, परंतु ये माना जाता है। लेबर पार्टी की नई सरकार का गठन हुआ और उसने सरकार का गठन हुआ और इसने भारत के भावी संवैधानिक स्वरूप कैसा होगा उस पर विचार करने के लिए 24 मार्च 1946 को तीन सदस्यीय ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल भेजा, जो कि वहां की कैबिनेट के सदस्य थे। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भेजा। इस कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था कि भारत का जो भावी स्वरूप होगा, राजनीतिक स्वरूप होगा, वह कैसा होगा।
इसी ने सिफारिश करी कि संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष या परोक्ष चुनाव यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा परोक्ष चुनाव द्वारा किया जाएगा। जो मांग भारतीयों की थी कि भाई इसके अंदर जनप्रतिनिधि होने चाहिए और जिनका चुनाव जनता स्वयं करे, उस चीज को तो स्वीकार नहीं किया गया और ये कहा गया इसमें चुनाव अप्रत्यक्ष होगा, परोक्ष होगा, जिसका अर्थ हो गया कि इसके लिए जनता मतदान नहीं करेगी, परंतु जिन्हें जनता ने चुना हुआ है, जो हमारे प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्य थे, वह इसके सदस्यों को चुनकर भेजेंगे। और दूसरा, कैबिनेट मिशन ने परोक्ष चुनाव और इस आधार पर जुलाई 1946 को चुनाव आयोजित हुए। चुनाव का आयोजन किया गया। ठीक है, आयोजन किया गया। किस तरीके से हुआ चुनाव का आयोजन? तो हमारे यहाँ पर 1946 के शुरुआत में प्रांतीय स्वायत्तता के आधार पर 11 प्रांतों में चुनाव हुआ, जिन 11 प्रांतों में 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाने में सफलता प्राप्त करी थी 1937 के अंदर। उसके बाद फिर विश्व युद्ध शुरू होने पर वो जो प्रक्रिया थी वह थम गई थी, क्योंकि 1939 में कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने त्यागपत्र दे दिया था इस विरोध में कि अंग्रेजों ने भारतीयों को बगैर पूछे विश्व युद्ध में भागीदार बनाया था। जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में, तो उसके बाद दोबारा प्रक्रिया शुरू हुई और फिर 1946 की जनवरी में भारत में प्रांतीय स्वायत्तता के आधार पर चुनाव आयोजित कराए गए और जो वो चुने हुए प्रतिनिधि थे, जिन्हें आज हम एमएलए या विधायक कहते हैं, उन्हीं विधायकों या उन्हीं एमएलए ने फिर चुनाव किया संविधान सभा के सदस्यों का। इस तरीके से हमारे यहाँ पर जो संविधान सभा है उसका गठन जो है उसका आधार क्या है? उसका आधार है कैबिनेट मिशन, जो कि 3 सदस्यीय था, जिसमें पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर एवं उसमें क्रिप्स भी शामिल थे, जो 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत में क्रिप्स मिशन लाए थे। तो 3 सदस्यीय इसकी सिफारिश पर भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। अब देखते हैं इस संविधान सभा के अंदर जो हमारा इसका जो निर्वाचन है वह किस तरीके से हुआ। तो अगला पॉइंट हो गया हमारा निर्वाचन। निर्वाचन जो है इसके लिए 2 पद्धतियां अपनाई गई। निर्वाचन 2 पद्धतियां अपनाई गई। कौन कौन सी है? अपनाई गई। एक, कुछ हिस्सा तो आंशिक रूप से चयनित, यानी कि कुछ हिस्से जो थे संविधान सभा के सदस्यों के वह तो चुनकर आए थे और आंशिक रूप नामित या नॉमिनेटेड। नामित, इनका अर्थ क्या हो गया? ये हो गए इलेक्टेड यानी कि चुनाव, जैसे हमारे यहाँ पर सरकार का चुनाव होता है, चाहे राज्यों में मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार हो या केंद्र में प्रधानमंत्री के नेतृत्व, इसके लिए वयस्क मताधिकार के द्वारा जनता मतदान में हिस्सा लेती है। और जो ये नामित होते हैं, नॉमिनेटेड, ये ऐसे हो गए कि जैसे कि राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है कला, विज्ञान, साहित्य एवं सहकारिता के क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त करने वाले लोगों को
मनोनीत करते हैं। मनोनीत या नामित एक ही है, यानी कि इनका चुनाव नहीं होता, परंतु इनको राष्ट्रपति के कहने पर राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाता है। तो यह दो प्रक्रियाएं इसके अंतर्गत अपनाई गई। किस और कहां पर कौन सी प्रक्रिया है वो आगे हम जिक्र करेंगे, लेकिन हम तरीके से पढ़ रहे हैं इसको। और इसके अंतर्गत जो था, अब जैसे हमारे यहाँ पर भारतवर्ष के अंदर लोकसभा के 543 सीटें हैं, तो 543 सीटें जो हैं वो पूरे भारत के अंदर फैली हुई हैं, और यह प्रयास किया जाता है कि प्रत्येक सीट के ऊपर जो प्रतिनिधि जनसंख्या है वह एक समान रहे। कहीं ऐसा ना हो कि किस जगह के ऊपर तो कुछ हजार लोग जो हैं अपने सांसद को चुन रहे हैं और कुछ जगह पे कुछ लाख लोग करेंगे, तो असंतुलन होता है। तो यहां पर क्या किया गया, यहां पर 10 लाख यानी कि 1 मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन यही 10 लाख के बराबर होता है, जो कुछ जगह लिखा होता है तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया। 10 लाख या 1 मिलियन की प्रतिनिधि जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई। तो प्रत्येक जो प्रांत थे उसमें ये फार्मूला अपनाया गया। ये फार्मूला क्या था कि 10 लाख जो मतदाता होंगे उस आधार पर एक सीट जो है वो दी जाएगी, यानी कि एक जो सीट होगी संविधान सभा की, उसमें कुल संख्या जो होगी मतदाता होगी वो 10 लाख होगी। तो प्रत्येक प्रांत में यह फॉर्मूला अपनाया गया। फिर दूसरा क्या किया गया, दूसरा ये था कि प्रत्येक प्रांत के अंदर जो है वह सीटों जो सीटें थी उनको 3 समुदाय के अंदर बांटा गया। प्रत्येक प्रांत में सीटों को 3 समुदाय में बांटा गया। यह समुदाय कौन कौन से थे, तो 3 समुदाय जो थे वह थे सिख, मुस्लिम और सामान्य वर्ग। तो 3 वर्ग कौन कौन से हो गए, ये हो गया सिख, बी हो गया मुस्लिम, और जो सामान्य वर्ग है उसमें आगे गैर मुस्लिम, उसके अंतर्गत आगे गैर मुस्लिम और गैर सिख सामान्य, इसमें आगे गैर मुस्लिम और गैर सिख। ठीक है, तो इनका जो वर्ग बंटवारा था वो कैसे किया गया, जनसंख्या अनुपात में, यानी कि जिसकी जनसंख्या जितनी है उसमें बांटा गया। जनसंख्या अनुपात में सीटों को बांटा गया। ये आधार था। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हुआ कि प्रांतों के अंदर जो चुनाव थे वह तो जिनको जनता ने विधायक के तौर पर चुना था उन्होंने चुना, और बाद में और जो अप्रत्यक्ष था, जैसे कि उदाहरण के तौर पर जो भारत की देशी रियासतें थी उनके अंतर्गत ये किया गया कि जो वहां के शासक थे वो किसी का भी चयन या नामित कर सकते थे। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना जरूरी है। अब आए नतीजे। तो नतीजे क्या रहे भाई, नतीजे चुनाव के यह रहे कि कुल जो सीटें थी या कुल जो सदस्य संख्या चुनी जानी थी वह थी 3
389। तो 389 सदस्य वाली संविधान सभा का गठन किया जाना था। तो इसके अंतर्गत क्या रहा कि कांग्रेस ने 208 सीटें प्राप्त की। सबसे बड़ी पार्टी जो है वो कांग्रेस ही बनी। और जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग, उसे 73 सीटें मिली। और जो अन्य थे उन्हें 15 सीटें, अन्य को 15 सीटें मिली। ये रहा इन चुनाव का परिणाम। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद देखते हैं अब इसकी संरचना कैसी थी संविधान सभा की। सदस्य संख्या का जिक्र तो हो गया, उसे उस चीज को हम फिर दोबारा से दोहराएंगे। तो यहां पर देखते हैं, अब लिखते हैं संरचना, यानी कि कंपोजिशन, यह किस प्रकार का था। तो यहां पर हम उन चीजों को बताएंगे जो तथ्यात्मक है। कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या वह थी, अभी मैंने लिखा था 389, टोटल मिलाकर इतने थे। इसका वर्गीकरण कैसे था? वर्गीकरण इस प्रकार से था कि जो प्रांतों को 292 सीटें आवंटित की गई। तो ये ध्यान रखना, प्रांतों को मिली। और जो इसके अलावा जो मुख्य आयुक्त क्षेत्र थे, चीफ कमिश्नरी, मुख्य आयुक्त जो क्षेत्र थे, उनको आवंटित की गई 4 सीटें। और यह कौन कौन से थे? जो 4 थे, एक तो दिल्ली, एक था कुर्ग। कुर्ग जो है ये कर्नाटक में है और इसको कहा जाता है कर्नाटक का कश्मीर, इसको कर्नाटक का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। तो एक प्रमुख हिल स्टेशन है और यहाँ ये मुख्य आयुक्त क्षेत्र है। तीसरा आ गया अजमेर और मेरवाड़, और यह राजस्थान का। और जो चौथा था, ये था पाकिस्तान में जो आज स्थित है बलूचिस्तान, यानी कि ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो 4 जो ये मुख्य आयुक्त क्षेत्र थे, चीफ कमिश्नरी थी। इसका मतलब क्या हो गया? देखो, आज भारत के अंदर जो प्रशासनिक ढांचा है उसमें हमारे यहाँ 28 राज्य हैं, जिसमें जनता अपनी सरकार का चुनाव हर 5 वर्ष में वैश्य मताधिकार द्वारा करती है। परंतु भारत में 8 संघ शासित प्रदेश भी हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, जिनमें आम चुनाव नहीं होते, केवल संसद के होते हैं और वहां पर अपनी स्थानीय सरकार का चुनाव नहीं किया जाता। वहां पर जो प्रशासक होते हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर या प्रशासक होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो वही क्षेत्र जहां, जिसको आज हम संघ शासित प्रदेश कह रहे हैं, जहां पर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि को राष्ट्रपति नियुक्त करता है प्रशासक के तौर पर, वैसे ही स्थिति यहाँ पर थी। तो जो प्रांत थे, इसमें तो भारतीय नागरिक जो हैं वो मतदान के द्वारा अपनी सरकार का चुनाव करते थे और इनकी नियुक्ति वहां के गवर्नर जनरल, ब्रिटिश गवर्नर जनरल के द्वारा की जाती थी। तो ये सीटों का आवंटन हुआ। और तीसरा हो गया देशी रियासतें। तो हमारे यहाँ पर जो, इसको फिर दिखते हैं, ये होगी 4 सीटें। तो यहाँ पर हमारी 292 और 4, यानी कि कुल मिलाकर कितनी सीटें होगी? 296। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से मिली 296 सीटें। फिर हो गया तीसरा हिस्सा जो हो गया, वह होगी भारत की
देसी रियासतें। रियासतें, देसी रियासतें जो थी, इनको कुल जो सीटें आवंटित की गई, 93 सीटें आवंटित की गई। तो यहां पर ये स्थिति जो थी देसी रियासतों में, यहां पर शासक के द्वारा नामित किया जाता था। शासक के द्वारा नामित, जो हम बार बार पढ़ रहे हैं कि यहां पर आंशिक रूप से संविधान सभा में नामित और आंशिक रूप से चयनित थे। तो ऊपर की तरफ जो है, यहां पर तो हम कह रहे हैं चयनित हो गए और यहां पर हो गए नामित। और देसी रियासतों के बारे में और इनके बारे में कुछ चीजें और देख लेते हैं किस तरीके से, अभी मैं बताता हूं कि यदि हम प्रांतों की बात करें, यहां पर जैसे हमने प्रांत लिख रखा है, तो प्रांतों में जो सबसे ज्यादा थी सीटें थी, सर्वाधिक सीटें, सर्वाधिक जो सीटें आवंटित की गई सीटें, वह 55 सीटें दी गई इसको, जिसको कहते हैं संयुक्त प्रांत, जिसे आज हम उत्तर प्रदेश कहते हैं। 24 जनवरी 1950 को नाम जो है, नाम बदलकर रखा गया, नाम बदलकर उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज्यादा सीटें जो थी वो उत्तर प्रदेश को मिली हुई थी, यहां पर 55 सीटें प्रांतों में। दूसरे नंबर पर जो था वह था मद्रास, तो सर्वाधिक सीटें। और दूसरा स्थान जो था, दूसरा स्थान मद्रास, ये मद्रास जिसे बाद में तमिलनाडु राज्य के रूप में जिसका पुनर्गठन किया गया, तो मद्रास, और इसको कुल सीटें जो थी वह 49 थी। तो ये वर्गीकरण भी इंपॉर्टेंट है। फिर है देसी रियासत। अब देसी रियासतों के अंदर जो सबसे ज्यादा सीटें थी वह किसको मिली, और देसी रियासतों में और क्या पॉइंट है जो हम देख सकते हैं, तो देखते हैं। ये हो गया कि देसी रियासतों में जो थी सर्वाधिक सीटें 7, वह आवंटित की गई मैसूर राज्य को। सर्वाधिक सीटें 7 मैसूर रियासत, मैसूर रियासत को आवंटित की गई, आवंटित की गई, यह ध्यान रखना। और एकमात्र रियासत जिसने संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे वो थी हैदराबाद। हैदराबाद, क्योंकि यहाँ का जो शासक था निजाम, वह भारत में शामिल न होकर वह पाकिस्तान में शामिल या स्वतंत्र होने का विचार रखता था, इसलिए हैदराबाद रियासत ने संविधान सभा में सदस्य नहीं भेजे, ये हो गया हमारा पॉइंट इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां हम संरचना में हमने संख्या भी देख ली, उसका वर्गीकरण भी देख लिया और उनकी चुनाव की प्रक्रिया भी देख ली। उसके बाद आता है पॉइंट हमारा कि ये बंटवारा जब हुआ देश का 15 अगस्त 1947 को, तो उस बंटवारे के कारण कुछ क्षेत्र जो है जो पाकिस्तान में चले गए, और जहां पर मुस्लिम लीग के सदस्य थे वह संविधान सभा छोड़कर पाकिस्तान चले गए। तो बंटवारे के बाद, देश का बंटवारा जब हुआ, तो बंटवारे के बाद संविधान सभा की संरचना, संविधान सभा की जो संरचना है उसमें क्या बदलाव आया, क्योंकि फिलहाल हम इसकी संरचना पढ़ रहे हैं तो इसीलिए लगे हाथ में इसको भी करा देता हूं। तो यहां पर क्या बदलाव आया देखते हैं। एक तो सदस्य संख्या जो थी, सदस्य संख्या 389 की थी, 389 से घटकर, क्योंकि कुछ पाकिस्तान में चले गए,
कितनी रह गई? 299, 299 रह गई, यह ध्यान रखना। अब जो हमने प्रांतों का और मुख्य आयुक्त क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था कि वहां 296 सीटें थी, वह भी घट गई। तो प्रांतों और मुख्य आयुक्त, चीफ कमिश्नर, मुख्य आयुक्त क्षेत्रों की सीटों की संख्या कितनी थी? 296। संख्या 296 से घटकर कितनी होगी? 229, 229 हो गई। तो यहां पर इस पॉइंट को कितनी सीटें रहेगी? 299। और यहां सीटें कितनी रहेगी? सॉरी, यहां पर फिर हम 229, ये आंकड़ा ध्यान रखना है बिल्कुल। अब देशी रियासतों के बारे में भी तो देखें, क्योंकि देशी रियासतों को कुल मिलाकर 93 सीट मिली थी, अब उनकी संख्या घटकर रहेगी 70। तो यहां पर देशी रियासतों के बारे में लिख लेते हैं। देशी कुछ रियासतें जो हैं वो पाकिस्तान के क्षेत्र में चलेगी। कुछ देशी रियासतों की संख्या 93 से घटकर 70 रह गई, 70 रह गई। यह पॉइंट ठीक है। तो 3 आंकड़े हो गए, 299, फिर हो गया 229 और फिर रह गया 70। अब देखते हैं कि इसमें प्रतिनिधित्व कैसा था। तो इसमें प्रतिनिधित्व इस संदर्भ में है कि जिसे आज हम कहते हैं कि आरक्षण, उस संदर्भ में। तो विशेष प्रतिनिधित्व कैसा था? विशेष प्रतिनिधित्व तो विशेष प्रतिनिधित्व के अंदर जो एससी था, यानी कि अनुसूचित जाति, उसके लिए सीटें आरक्षित थी, 26 सीटें आरक्षित थी। और जो एसटी है, अनुसूचित जनजाति, वहां पर सीटें जो थी वो 33 सीटें आरक्षित थी। और महिलाओं की बात, जैसे यूपी पीसीएस में आ गया, महिलाएं, उनकी संख्या जो थी वो थी 15। इनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से मुख्य तथ्य इनके बारे में आएगा। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब देखते हैं समय, कितना समय इसको लगा और कितना इसके लिए खर्च हुआ, वह भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम लिख देते हैं समय। तो समय किसमें? संविधान के निर्माण में कितना समय कुल लगा। तो यहां पर ये ध्यान रखिए कि जो पहली बैठक है, अब मैं एक पॉइंट बता रहा हूं कि क्या कंफ्यूजन होता है और अलग अलग उसमें हमें आंकड़े मिलते हैं। जो पहली बैठक आयोजन हुआ संविधान सभा का, वह हुआ 9 दिसंबर 1946 को। और जो अंतिम बैठक हुई, यानी कि संविधान को स्वीकार किया गया, अंतिम बैठक वह हुई कब? 26 नवंबर 1949 को, सॉरी 1949। अब क्या है, कुछ जगह के ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि कुल समय कितना लगा। तो कुल समय जो लगा वह क्या है? लगभग 3 वर्ष है, लेकिन एग्जैक्ट क्या होगा? 2 वर्ष 11 माह
और लिखा होता है कुछ जगह 17 दिन और कुछ जगह लिखा होता है 18 दिन। तो आपको एक ही विकल्प आएगा और जो भी विकल्प दे रहे हैं उनका आप अगर इन दोनों में से एक विकल्प है तो दोनों ही सही होंगे। क्या कारण है? कारण यह है कि यदि 26 तारीख को जिस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और उसके ऊपर सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, उसे यदि बैठक के अंदर गिनते हैं संविधान के निर्माण के रूप में, तब तो हम 18 दिन कहेंगे। और यदि 26 नवंबर की तिथि को हम शामिल ना करें, क्योंकि इस दिन तो केवल हस्ताक्षर हुए थे, तब बैठेंगे 17 दिन। अब आता है अगला पॉइंट कि कुल खर्चा कितना हुआ। उसके लिए तो बिल्कुल तथ्य है, मैं आप कहीं से भी कर सकते हो, फिर भी मैं करा देता हूं। कुल खर्चा जो था, सॉरी, यह था कुल खर्चा, यानी कि कितने रुपए में। तो इसके लिए खर्चा जो था 63,96,729 रुपए कुल मिलाकर खर्चा होता है। इसमें मुझे कुछ समझाना है। अब हमारा जो मैंने प्रारंभ में बताया था, इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक हिस्सा है जिसको कहते हैं प्रमुख सदस्यों के बारे में। वो इसलिए है क्योंकि इससे संबंधित जो क्वेश्चन आया था वह यूपीएससी के सीडीएस में आया था, जब उन्होंने पूछा कि कौन से सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने इसकी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। और साथ ही साथ यह भी क्वेश्चन आया था इसके अंदर कि संविधान का जनक किसे कहते हैं। तो वो कुछ पॉइंट्स हैं बहुत आसान से, उनको लेकिन एक बार मैं यहाँ पर बता दूंगा तो आपके दिमाग में वो छप जाएंगे, और जब आपको पीडीएफ के रूप में वो मिलेंगे तो वहां आप याद भी कर सकते हो। तो हम लिखेंगे जो प्रमुख सदस्य हैं, प्रमुख सदस्य हैं उनके बारे में क्या क्या पॉइंट इनके बारे में लिखना होगा। ये प्रमुख सदस्यों में पहला नंबर जो आ जाए वह करते हैं कि एक तो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना इसके सदस्य नहीं थे। असल में सदस्यों के बारे में पढ़ते हुए ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, यानी कि दोनों देशों के जो प्रमुख व्यक्ति थे वह इसके सदस्य नहीं थे। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। पॉइंट ध्यान रखना है। यहां से और फिर इसको भी, फिर आ गया कि जिन सदस्यों ने इसके त्याग पत्र दिया, तो दो महानुभाव हैं। एक तो है तेज बहादुर सप्रू, ये एक विद्वान और वकील थे। तेज बहादुर सप्रू। और तीसरे नंबर पे आ जाएंगे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, ये दोनों व्यक्ति जो थे, इन्होंने ये कहते हुए त्यागपत्र दे दिया कि संविधान सभा जो है जन प्रतिनिधित्व को नहीं प्रदर्शित करती, क्योंकि संविधान सभा के जो सदस्य थे वह अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। तो इसलिए दोनों ने सदस्यता अस्वीकार की, क्योंकि कारण संविधान सभा जनप्रतिनिधित्व नहीं दर्शाती है। ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं।
बाकी तो ज्यादातर आपको मालूम होंगे, फिर भी मैं करा देता हूं। डॉक्टर B.R. अंबेडकर के बारे में। इनके बारे में, इनको आधुनिक मनु कहा जाता है। जैसे मनुस्मृति नाम का एक विधि शास्त्र लिखा था मनु ने, तो आधुनिक मनु का उपनाम जो है, आधुनिक मनु का उपनाम इनके साथ जुड़ा हुआ है। इन्होंने एक कथन कहा था, इनका प्रसिद्ध कथन है, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वोट। क्योंकि अंग्रेजों ने 1909 के अंदर जो भारत परिषद अधिनियम लाए थे, उसी के अंदर उन्होंने मुस्लिमों को 2 वोट का अधिकार दिया था, और बाद में वो संप्रदाय को, उसमें सिख और ईसाई और आंग्ल भारतीयों को भी शामिल कर उस सांप्रदायिक पंचायत को आगे बढ़ाया। एक व्यक्ति एक वोट, ये कथन जो है ये भी इनके साथ ही रहेगा। और तीसरा तो हम जानते ही हैं, भारतीय संविधान के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। भारतीय संविधान के जनक। अब यहां पर जवाहरलाल नेहरू का नाम मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपने ये देखा कि प्रांतों से प्रतिनिधित्व था, और उससे पहले आप सॉरी, एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है डॉक्टर बी अम्बेडकर, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मैं, जिसकी वजह से मैंने ये टॉपिक को चुना है, वो क्या है कि 1947 से पहले, यानी कि बंटवारे से पहले, डॉक्टर अंबेडकर जो है, डॉक्टर अंबेडकर बंगाल का प्रतिनिधित्व करते थे, बंगाल का प्रतिनिधित्व करते थे, यानी कि वहां से चुने गए थे। और जब बंटवारे के बाद जहां से चुने गए वो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, तो उसके बाद ये बंगाल से, उसके बाद ये मुंबई से चुनाव लड़कर इसके सदस्य बने। 1947 के बाद, 1947 में बंटवारे के बाद, ये ध्यान रखना है, बंटवारे के बाद डॉक्टर अंबेडकर बंबई से चुने गए, बंबई से चुनकर संविधान सभा में आए, ध्यान रखना है। यहां मैंने दोनों ही पॉइंट दे दिए, तो बंगाल से और उसके बाद ये बंबई से, जिसे आज मुंबई के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से हम 3 सदस्यों की बात और करेंगे, उनके बारे में भी इसी तरीके का तथ्य आपको पता रहना है। कौन से हैं? जवाहरलाल नेहरू। तो फिर है जवाहरलाल नेहरू, ये कहां से? तो ये संयुक्त प्रांत, यानी कि उत्तर प्रदेश। नेहरू संयुक्त प्रांत, वर्तमान यूपी, यहां से संविधान सभा में चुनकर आए। फिर रहते हैं जो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे और जो स्थायी अध्यक्ष थे, यानी कि राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा, और ये दोनों बिहार से, सच्चिदानंद सिन्हा, दोनों
बिहार प्रांत से चुने गए। ये कुछ इनकी पॉइंट्स थे जो यूपीएससी के अंदर, पीसीएस के अंदर खास तौर से पूछ लिए जाते हैं। फिर है महिला सदस्यों का। तो जो महिला सदस्य हैं उनकी संख्या का सवाल तो यूपी पीसीएस में आ ही चुका। महिला सदस्य, तो उनमें क्या क्या पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में देख लेते हैं। सदस्य संख्या, तो सदस्य संख्या में हम लिखेंगे 15। याद रखना है इस चीज को, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन। फिर है उनके जो नाम है वह एक एक करके करते हैं। सबसे पहले जो है वो कर लेते हैं कि दुर्गा बाई, मैं नाम लिख देता हूं, दुर्गा बाई देशमुख। कोई विशेष तथ्य नहीं जो हमें याद करना हो। दूसरे नंबर पे लिख लेते हैं राजकुमारी अमृता कौर। तो इनके बारे में पॉइंट ध्यान रखना है कि यह स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री। ये स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में शामिल थी। यह स्वास्थ्य मंत्री थी। उसके बाद अगला है हंसा मेहता। तीसरे नंबर पे लिखते हैं हंसा मेहता। इनका क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आया। हंसा मेहता यह जो है महिला अधिकारों के प्रति अग्रणी भूमिका के लिए जानी जाती है। इन्होंने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, सार्वभौम घोषणा के प्रपत्र को तैयार करने वाली संयुक्त राष्ट्र की, यूनाइटेड नेशन के मानवाधिकार आयोग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ये क्वेश्चन था यूपी पीसीएस में। आयोग का प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद अगली है, उनके बारे में कोई तथ्य नहीं है लेकिन ध्यान रखना आपको, ताकि एग्जाम में इस तरीके का सवाल आ जाए कि 4 महिलाओं के नाम दे और पूछे कि कौन सी सदस्य नहीं थी, इसलिए याद रखना है। चौथे नंबर पे है अन्नू स्वामीनाथन, अम्मू या अमू स्वामीनाथन। इनके बारे में कोई ऐसा विशेष तथ्य नहीं है। पांचवा है इंपॉर्टेंट, दक्ष यनी वेलायुधन। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह एकमात्र दलित
एकमात्र दलित महिला संविधान सभा में, दलित महिला, और इनके बारे में सबसे युवा महिला सदस्य। यह मात्र 32 वर्ष की आयु में, 32 वर्ष इनकी आयु थी। इसके अलावा यह पहली दलित महिला है जो ग्रेजुएट थी साइंस में। देश की पहली दलित महिला ग्रेजुएट, दलित महिला साइंस ग्रेजुएट, विज्ञान स्नातक, साइंस ग्रेजुएट या विज्ञान की स्नातक। इसके अलावा तो ये ध्यान रखना आपको। फिर है रेणुका रे, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, रेणुका रे। फिर आ गया हमारा पूर्णिमा बनर्जी, पूर्णिमा बनर्जी कोई पॉइंट नहीं है। कमला चौधरी, फिर कोई पॉइंट नहीं करना। मालती चौधरी, फिर है लीला रॉय, एनी मैस्केरीन, और फिर आ जाएगा कुछ जो पॉइंट्स हैं हमारे, यहां पर आ जाएगा सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। तो इनके बारे में हम जानते ही हैं कि देश की पहली महिला मुख्यमंत्री, देश की पहली महिला मुख्यमंत्री, और उत्तर प्रदेश से चुनी गई थी। फिर है सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, ये देश की पहली महिला राज्यपाल, देश की प्रथम महिला राज्यपाल, ये भी उत्तर प्रदेश। और इनके बारे में एक और चीज ध्यान रखना है कि इनके जन्म दिवस 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता, को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च को मनाया जाता है, के रूप में मनाया जाता है। तो उनकी बेटी जो है पद्माजा नायडू जो है वह भारत में सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहने वाली महिला के रूप में रिकॉर्ड दर्ज करा चुकी हैं। इसके साथ ही अन्य जो महिला है हमारे होगी, एक होगी विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। तो इनके नाम भी एक रिकॉर्ड है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, विजय लक्ष्मी पंडित। तो यह क्या नाम है, इनके रिकॉर्ड क्या नाम है? 1953 में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला,
अधिवेशन, संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन की, जो वार्षिक अधिवेशन होता है न्यूयॉर्क में, की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला। ये हो गया हमारा इससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब लास्ट बचा है कि जो संविधान सभा थी उसकी जो आलोचना है उसके बारे में देखते हैं क्या क्या कहा गया उसमें। तो अब है संविधान सभा की आलोचना। तो आलोचना में सबसे पहले तो यही है कि यह इसकी आलोचना का प्रथम बिंदु है कि ये प्रतिनिधि सभा नहीं थी और ये संप्रभु सभा नहीं थी। पहला तो आलोचना का बिंदु है प्रतिनिधि सभा नहीं थी। इसका कारण क्या था? इसका आधार था इसके सदस्य वयस्क मताधिकार से नहीं चुने गए थे। इसके सदस्य वयस्क मताधिकार से नहीं चुने गए थे। तो इसलिए यह जन प्रतिनिधित्व को नहीं दर्शाती थी, नहीं चुने गए थे। और हमने पढ़ा था कि ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। और दूसरा जो इस पे आलोचना का बिंदु है वह क्या है कि यह संप्रभु नहीं थी, यानी कि सॉवरेन नहीं थी, अपनी मर्जी से काम नहीं, स्वतंत्र होकर निर्णय नहीं ले सकती थी, संप्रभु नहीं थी। इसका आधार क्या है? इसका आधार यह है कि इसका गठन ब्रिटिश शासन के अधीन उनके निर्देशों के आधार पर किया गया था और संविधान सभा की बैठकों का आयोजन या सत्र का आयोजन ब्रिटिश शासन की अनुमति से ही किया जाता था। ब्रिटिश शासन की अनुमति से किया जाता था। ठीक है, तो ये इसकी आलोचना का प्रमुख बिंदु था। और साथ ही साथ इसमें कुछ विद्वानों के उल्लेख भी मिलेंगे, जिसमें यहाँ पर जो नाम आएंगे इसके अंतर्गत जो प्रमुख है उसमें ग्रेनविले ऑस्टिन का नाम आएगा, जिन्होंने ये कहा कि यह एक पार्टी के द्वारा बनाई गई सभा थी। ग्रेनविल ऑस्टिन ये एक अमेरिकी भारतीय संविधान के विशेषज्ञ है, अमेरिकी नागरिक, परंतु इनकी योग्यता जो है भारतीय संविधान के विशेषज्ञ के रूप में है। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ निर्देशों में इनका हवाला दिया है, तो इसलिए महत्वपूर्ण विद्वान है भारतीय संविधान के। तो इनका ये मानना था संविधान सभा एक ही सरकार वाली, एक ही पार्टी वाली, इसको हम इस तरीके से कर लें, एक ही
पार्टी वाली सरकार, क्योंकि कांग्रेस ही प्रमुख पार्टी थी तो इसलिए एक ही पार्टी वाली सरकार के द्वारा गठित थी, यानी कि वो मानते थे कि ये जनप्रतिनिधित्व नहीं कर रही। ठीक है, तो और भी कई सारे विद्वानों के नाम आ जाते हैं इसके अंदर। जब हम आलोचना की बात करते हैं, विंस्टन चर्चिल का नाम आ जाता है। विंस्टन चर्चिल का नाम आ जाता है, जिसने फिर यही माना कि ये जो है ये हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है, जन प्रतिनिधित्व नहीं करती। ऐसा हुआ कि जब देश का बंटवारा हो गया, और देश के बंटवारे से पहले भी, तो कांग्रेस मुस्लिम लीग ने इसका या तो बहिष्कार किया या बहुत कम सदस्य शामिल हुए। इसलिए इसमें अधिकांश जो थे वह कौन थे? वह अधिकांश सदस्य जो थे वो हिंदू थे। तो इसीलिए विंस्टन चर्चिल ने कहा यह बहुसंख्यक वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करती है, पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करती, ये कहा। तो कारण मैंने आपको बता दिया। फिर जो है इसकी आलोचना में नाम आता है विंसेंट साइमन का। अगला जो नाम मैं लिख देता हूं, साइमन जो है वह भी इस चीज को लेकर बड़ा दुखी था कि भाई इसके अंदर जो अधिकांश सदस्य थे वो हिंदू ही थे। तो इसलिए इसने कहा संविधान सभा हिंदुओं की निकाय है, संविधान सभा हिंदू बॉडी, हिंदू निकाय है या हिंदू बॉडी। तो ये आलोचना तो सही नहीं है, क्योंकि अगर भारत में बहुसंख्यक जनसंख्या हिंदू है तो ज्यादातर जो प्रतिनिधित्व होगा वो हिंदुओं के द्वारा ही होगा, इसमें कोई असामान्य बात नहीं है। परंतु अंग्रेज जो हैं वो भारतीय समाज के अंदर जो फॉल्ट लाइन थी, जो कमजोरियां थी, वो लगातार उन्हें चौड़ा करना चाहते थे। इसीलिए बंटवारे के समय तक वह अपने इस प्रयास में लगातार लगे रहे। साइमन के अलावा यहाँ पर एक आलोचना और होती है इसकी, कि इसको कहा जाता है, संविधान सभा को कहते हैं अधिवक्ताओं का स्वर्ग, अधिवक्ताओं का स्वर्ग। अधिवक्ताओं का मतलब एडवोकेट, वकील, एडवोकेट का स्वर्ग। वो इसलिए कहा क्योंकि अधिकांश प्रतिनिधि या तो राजनीतिक थे या फिर वकील थे, जिसमें प्रमुख नाम जो है अधिकांश सदस्य या तो राजनीतिक थे अथवा वकील थे। जिसमें आप नाम लेंगे जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सारे वकील थे अथवा वकील। ये इसकी आलोचना के पात्र बनते। अब आज का टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं और उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नया जो एडिशन है बुक का, वो मैं उम्मीद करता हूँ कि 14 जनवरी या 15 जनवरी को जब भी सकरात होगा उस दिन हम उसको लॉन्च कर देंगे। तो बुक के मामले में आप लोगों को ये सूचना देना जरूरी था। इसके अलावा आप लोगों को यदि ये वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया लाइक जरूर करा करें
और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। यहाँ जीएस की सभी जो विषय हैं उनको आपको इसी तरीके से विस्तार से जानकारी उपलब्ध होगी और इसकी पीडीएफ भी मैं प्रयास करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं। फिलहाल अगर आपको नहीं मिलती तो मैं उस चीज का ध्यान रखूंगा और पीडीएफ जो है अपलोड कर दूं। आपने समय निकालकर वीडियो देखा और लेक्चर सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद।